इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो खदशात हैं और उनकी सूरत-ए-हाल के हवाले से जो खदशात हैं कि उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, कहीं और ले जाया जाएगा, तो इसके लिए दोबारा से इस्लामाबाद में जो है वो एक्टिविटी शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद में क्रैकडाउन हो रहा है, पंजाब में क्रैकडाउन हो रहा है, बलूचिस्तान में ये पहली दफ़ा हो रहा है। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पर जो शोहदा थे उनकी फातिहा कहने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है। पुलिस जो है वो मुकदमे दर्ज कर रही है, जो शहीद हुए हैं लोग उनके घर वालों के ऊपर भी। और पहले बीबीसी ने पोल खोला था, कुछ आलमी मीडिया, अल जज़ीरा है, द गार्डियन है, बाकी मीडिया ने पोल खोला था। अब जो है वो इंडिपेंडेंट उर्दू की एनी शराजी हैं, उन्होंने भी सानिया डी चौक का पोल खोल दिया है। कम से कम 10 शोहदा का उन्होंने कंफर्म किया कि वो डी चौक में शहीद किए गए, और उन्होंने बताया कि 110 अफराद ऐसे हैं जो ज़ख्मी हुए, जिनको गोलियाँ लगी और उन्हें अस्पतालों में पहुँचाया गया। अस्पतालों में इमरजेंसी की सूरत हाल थी और अस्पतालों में कर्फ्यू लगा हुआ था। अस्पताल जो है वो पूरी तरह से फॉलो नहीं कर सके प्रोसीजर को जैसे वो करते हैं। अब इस्लामाबाद में एक और चीज़ हुई है नाज़रीन, वो मुझे आपके साथ शेयर करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों की एक बैठक हुई है और ये वो सहाफ़ी इकट्ठे हुए हैं जो उस रात वहाँ पे मौजूद थे डी चौक में, जिन्होंने ये गोली चलती हुई देखी है, जिन्होंने ज़ख्मियों को उठा के अस्पताल ले जाते हुए देखा है, जिन्होंने लाशें वहाँ पर देखी हैं। अब इसमें जो है उन तमाम सहाफ़ियों ने अपने अपने नोट्स इकट्ठे किए। अब यहाँ पे तकरीबन दर्जनों के करीब सहाफ़ी मौजूद थे। इनमें ज़्यादातर वो हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर जर्नलिज्म करते हैं। तो ये जो दर्जनों सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, इन्होंने अपने अपने नोट्स शेयर किए कि मैं फ़लाँ जगह पे था, मैंने ये देखा। दूसरे ने कहा जी मैं फ़लाँ जगह पे था, मैंने ये देखा। तीसरे ने बताया जी मैं फ़लाँ जगह पे था। खातून सहाफ़ी उन्होंने कहा जी मैं इस जगह पर थी, मैंने ये देखा। तो इन्होंने लाशें अपनी तरफ से काउंट की कि जी मैंने इस तरह के कपड़ों में इस तरह का एक बंदा इस इलाके का वो लगता था, उसको मैंने देखा, उसकी डेड बॉडी थी। किसी ने बताया मैंने 2 डेड बॉडीज देखी, किसी ने कहा मैंने 3 डेड बॉडीज देखी। और जब इन्होंने अपने नोट्स शेयर किए, अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक ही सहाफ़ी ने 2-3 सहाफ़ियों ने एक ही डेड बॉडी देखी होती है, तो इन्होंने वो कंफर्म किया कि चोट किस जगह पे, यानी जो इनका क्राइटेरिया था वो ये था कि गोली किस जगह पे लगी थी, उसने कपड़े किस रंग के पहने थे, उसके साथ किस तरह के लोग थे, उसकी डेथ हो चुकी थी या वो मरने के करीब था, और यानी जितनी सारी चीज़ें इकट्ठी की और किस जगह पे आपने ये देखा। तो जब इन्होंने डाटा इकट्ठा किया तो सहाफ़ी इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने खुद अब तक 17 लाशें सिर्फ सहाफ़ियों ने देखी हैं। इसके अलावा कुछ और डाटा जब उन्होंने कलेक्ट किया तो उनका अंदाज़ा है कि लाशें 20 से ज़ायद हैं। यानी मुझे एक सहाफ़ी ने बताया कि हमने हमारे एस्टीमेट के मुताबिक 25 के करीब लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं। ये जनाब जो सहाफ़ियों ने अपनी एफर्ट की है, इसके ऊपर वो एक कम्प्रीहेंसिव काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वो आपके सामने आ जाएगा कि किस सहाफ़ी ने क्या देखा। इसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट बन रही है, पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, इस पर काम हो रहा है कि जिस जिस सहाफ़ी ने जो जो देखा वो उसको रिपोर्ट करेगा। और जो 12 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाम दिए कि ये हमारे शहीद हो चुके हैं, वो 12 इनमें कवर हो जाते हैं। यानी सहाफ़ियों ने बताया कि ये जो नाम आए हैं ना, ये शक्लें जो हैं, इनमें से इनको हम पहचान रहे हैं और इसको मैंने देखा था, दूसरे ने कहा इसको मैंने देखा था, तीसरे ने कहा इन 2 को मैंने देखा था, तो तीसरा चौथे ने कहा जी मैंने भी इनको देखा था। तो इस तरह उन्होंने उन 12 बंदों को कंफर्म किया सहाफ़ियों ने कि बिल्कुल ये 12 बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और ये इस साने के अंदर शहीद हुए हैं। अच्छा, इनमें जो कुछ लोग हैं वो 26 नंबर चुंगी पे भी शहीद हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो डाटा जो है उसको भी इसके साथ मिलाकर देखेंगे। उनका ये कहना है कि 25 के करीब लोग, हमें शुबा है, सहाफ़ियों ने कहा कि वो शहीद हुए क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी, जहाँ पे बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी, वहाँ पे हम जा नहीं पा रहे थे और वहाँ पे हमें इस बात का खतरा था कि हमें भी गोलियाँ लग जाएंगी। हमने सिर्फ वो लाशें देखी है जो साइडों पे थी और हमने सिर्फ वो लाशें देखी है जिनको वहाँ से मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। बहरहाल ये आने वाले दिनों में जब एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाज़रीन, मुतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो भी लाशों के ऊपर काम कर रहे थे, इस सारी सूरत हाल को देख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़मानत हो गई है और रोपकार जमा होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है। अब तक की इतला के मुताबिक ये सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया इस्लामाबाद से कि मुतीउल्लाह जान साहब रिहा हो गए हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए, सबके लिए, कि उनको पहले गायब किया गया था, लेकिन जितनी ज़ोरदार तरीके से इस्लामाबाद में सहाफ़ियों ने, वकला ने और सिविल सोसाइटी ने और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर तंजीमों ने जिस तरह आवाज़ उठाई है, उसके बाद मुतीउल्लाह जान साहब को अगवा रखना मुमकिन नहीं रहा, जबरी लापता करना मुमकिन नहीं रहा। वो फिर उसके बाद बाजियाब हो गए, लेकिन वो पुलिस के पास मिले। अब वहाँ से भी उनकी बेल हो गई है और मुतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो अपने घर पहुँच जाएंगे और उसके बाद वो अपना रूटीन का काम शुरू करेंगे। ये तो है जी मुतीउल्लाह जान साहब का। शाकिर अवान साहब का देखें, हम सबको ना सिस्टम की ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि अगर हमारे में कोई सहाफ़ी गरीब है, हमारे में कोई सहाफ़ी जो है उसके ज़्यादा बड़े लोगों से ताल्लुकात नहीं है, उसके सियासतदानों से ताल्लुकात नहीं है, उसके जनाब ब्यूरोक्रेसी में वकला से, बहुत बड़े बड़े लोगों से, NGO से उसके ताल्लुकात नहीं है,
पाकिस्तान के बाहर जो लोग हैं उनके साथ उसके ताल्लुकात नहीं हैं, इस्लामाबाद के बड़े सहाफ़ियों से उनके ताल्लुकात नहीं हैं, तो फिर उस आदमी को एजेंसियां नहीं छोड़ेंगी या उसको अपने पास रखेंगी। ये गलतफहमी हमें दूर करनी चाहिए। अब शाकिर रवान गरीब आदमी है, थोड़ा अर्सा पहले उससे नौकरी भी छीन ली। मुझे अच्छी तरह याद है, उसने मुझे फ़ोन किया कि इमरान भाई मामला ये है कि मेरी नौकरी जा रही है। तो मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा जी बात यह है कि मेरा इदारा मुझे कह रहा है कि आप ट्विटर के ऊपर जो चीज़ें लिखते हैं वो लिखना छोड़ दें। मैंने कहा जो आप लिखते हैं आप उससे मुतमईन हैं? उन्होंने कहा जी मैं लिखता हूँ, बिल्कुल ठीक लिखता हूँ, अपनी ईमानदारी के साथ लिखता हूँ, मैं उससे मुतमईन हूँ, मैं उसको लिखना नहीं छोड़ूंगा। ये मुझे शाकिर रवान साहब ने कहा। तो मैंने कहा यार आपकी जॉब है, आप कुछ कंप्रोमाइज़ अगर आप करना चाहें तो आप कर लें, थोड़ा बहुत आपकी नौकरी का मामला है, आपका घर इससे चलता है, आपको तनख्वाह मिलती है, आप थोड़ा सा अपने आप को बैक फुट पे अगर ले जाना चाहें तो ये आपकी एक मसलियत हो सकती है। उन्होंने कहा जी मैंने काफ़ी कोशिश की है, मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन वो एक के बाद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खामोश करवाना उनका मकसद है। मैंने कहा फिर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा जी मैं नौकरी छोड़ दूंगा, वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। अब ये वो आदमी है जो कि लैंडलॉर्ड नहीं है, ये वो आदमी है जिसके पास कोई बड़ी जायदाद नहीं है, ये कमज़ोर और गरीब आदमी है जिसकी बहुत कम पहचान है, और वो आदमी जो है वो डट कर खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं मैं सच बोलूँगा। और सच बोलने की सज़ा क्या है वो आपके सामने है। उसको अगवा कर लिया है, अब वो गरीब आदमी है, वो कमज़ोर आदमी है, और माड़े देते तो गुस्सा ही बहुत आंदा है। यानी जो कमज़ोर है ये सिस्टम उसको कुचल कर रख देता है। तो वो कहते हैं ना कि जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ तो है नहीं, जितना कोई कमज़ोर हो उसके ऊपर उतना ही गुस्सा निकालते हैं। तो ये सूरत हाल मैं देख रहा हूँ कि जो शाकिर रवान साहब के साथ हो रहा है, मेरे ख्याल में हमें ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए सिस्टम की कि अगर कोई जर्नलिस्ट है और वो आवाज़ उठा रहा है तो हम सबको उसके लिए भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए, उसी तरह उठानी चाहिए जैसे हम अपने लिए सोचेंगे कि अगर हमारे साथ कुछ हो तो हम आवाज़ उठाएं या हमें हमारे लिए लोग आवाज़ उठाएं, तो ऐसे ही हम सबको मिलकर शाकिर रवान साहब के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जनाब यास्मीन राशिद साहिबा से मेरी आज बात हुई सुबह, और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा उन्हें इतना रंजीदा देखा। यानी उनकी आवाज़ रूहान सी थी, मुझे ऐसा लगा जैसे वो रो रही हैं। हालांकि मैंने कभी ज़िंदगी में ये सोचा भी नहीं था कि यास्मीन राशिद जैसा पहाड़, जितनी मजबूत वो खातून है, उनकी आंखों में कभी आंसू आ पाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैंने उनसे कहा मैडम क्या हुआ आपको? तो उन्होंने कहा बेटा बात यह है कि मैं बेबस हूँ, मैं बेबस हूँ कि मेरे बच्चे मार दिए और मैं कुछ नहीं कर सकती। यानी आज भी वो अपने लिए नहीं रो रही, वो कैंसर की पेशेंट हैं और कैंसर से लड़ रही हैं और कैद काट रही हैं बहादुरी के साथ। और जो उनका मध्य मुकाबला है जिसको जाली फार्म 47 पे जितवाया गया था, वो दौड़ गया, बार बार दौड़ जाता है, बहाने बना के दौड़ जाता है। और ये कैंसर से भी लड़ रही हैं और उस आदमी से भी लड़ रही हैं और जीती भी हुई हैं। अब मामला ये है कि यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रही। मेरे दिल में बड़ी तकलीफ़ है इस बात की कि मेरे बच्चों का कत्लेआम किया गया है और मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं जितना बेबस अब महसूस कर रही हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया। मुझे अपनी इस कैद से सबसे ज़्यादा नफरत अब हो रही है, वो इसलिए कि मैं बाहर अपने बच्चों के लिए या उनको इंसाफ दिलाने के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी या कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि बेटा मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप बाकी मीडिया वालों को भी कहो और जितने लोग सुन रहे हैं उन सब से कहो कि ये जो खून है ना बच्चों का, इसके ऊपर पर्दा ना पड़ने देना, इसके ऊपर बात करना, इसको रजिस्टर्ड करो, इसको हर जगह पर लेकर जाओ, इन्हें इंसाफ दिलाना अब हमारी जिम्मेदारी है, इन कत्लों के ऊपर पर्दा मत पड़ने देना। ये यास्मीन राशिद साहिबा के अल्फाज थे। मैं अभी उनसे बात कर रहा था तो उनका फ़ोन कट गया, मुझे उनसे और बात करनी थी लेकिन मैं नहीं कर पाया।